हेलो हेलो हेलो। बेटा आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो, डू एम ऑडिबल टू यू? यस, आप लोगों को आवाज आ रही है? ओके, चलिए। तो आज हम बात करने वाले हैं बेटा। अच्छा, पहले इंट्रोडक्शन। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं कमल कुमार आपका आपके चैनल कॉमेट क्लासेस में स्वागत करता हूं। ये लाइन तो काफी बार मेरे मुंह से सुनी होगी आप लोगों ने। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे इस चैप्टर के बारे में, चैप्टर नंबर 3 के बारे में। हालांकि ये जो चैप्टर है इसकी मैं ऑलरेडी एक बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो दे चुका हूं। मेरे हिसाब से अच्छी थी, आपको कैसे लगे मुझे कमेंट करके बताना वीडियो को देखने के बाद। तो आज मैं आपको इस चैप्टर से रिलेटेड बेटा कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा, जो कि बहुत शॉर्ट समराइज फॉर्म में होगा, और जिससे फायदा ये होने वाला है बेटा कि आपको इस चैप्टर के बारे में विद इन जस्ट हाफ एन आवर सारी चीजें क्लियर होने वाली है। तो आज हम बात करेंगे पेट्रोलियम और कोयले के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हो कि हमें ईंधन की बहुत जरूरत होती है। ईंधन क्या है? कोई भी ऐसी चीज बेटा जो खुद को जलाकर आपको ऊर्जा दे उसे हम ईंधन कह देते हैं। फॉर एग्जाम्पल लकड़ी हमारा ईंधन है। ईंधन कैसे है? लकड़ी लकड़ी को जलाकर बेटा ऊष्मा निकलती है, और ऊष्मा निकलने से बेटा हम उससे खाना बनाते हैं या अन्य कार्य करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो ईंधन हुआ। जो चीज खुद को जलाकर यानी अपना बेटा ऑक्सीकरण करके हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं उन्हें हम ईंधन कहते हैं। ईंधन के तौर पर कोयला और पेट्रोलियम बहुत ज्यादा इस्तेमाल में आते हैं। हमारे भारत के अंदर बेटा कोयले की बहुत बड़ी बड़ी खदानें हुआ करती थी। अब कहोगे खदानें कहां भाग गई? नहीं, खदानें नहीं भागी बेटा, खदानों में से कोयला भाग गया। अब कहोगे कहां चला गया? हमारी बढ़ती जनसंख्या के कारण कोयले का हमने बहुत ज्यादा अंधाधुंध प्रयोग किया। प्लस में 2002 में बेटा कोयला स्कैम हुआ था, जहां तक मैं सही हूं तो। बाकी आप गूगल से सर्च करके इस चीज को कंफर्म कर सकते हो, और अगर मैंने गलत बोला तो सॉरी फॉर दैट। लेकिन जहां तक मुझे याद है 2002 में कोयले का स्कैम हुआ था। बहुत सारे बड़े बड़े मंत्री, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, उन मंत्रियों ने हमारे कोयले की खदानों को प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को एज इट इज बेच दिया था। अब सवाल उठता है कि उन्होंने जब प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को इसे बेचा तो हमारा क्या हुआ, उनका क्या हुआ? उन्होंने तो पैसे बेच बाच कर ले लिए, लेकिन हमारा हो गया नुकसान। वैसे तो कोयले की खदानें हमारी कभी भी नहीं है, लेकिन कोयले की खदानें भारत की है, और भारत की संपत्ति पर हर एक नागरिक का बराबर का अधिकार है। इसीलिए बेटा कोयले की खदानों को जो बेचा गया तो हमारा ही नुकसान हुआ, सीधे तौर पर कहो या फिर टेढ़े तौर पर। अब कोयला बिक गया, चलो छोड़ो जाने दो, लेकिन हमें पढ़ना है कोयला क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं, कोयले के अंदर क्या क्या मिलता है, और इसका कहां कहां पर हम अनुप्रयोग कर सकते हैं या करते हैं। उसके बाद पेट्रोलियम की भी बात करेंगे। पेट्रोलियम में बेटा, पेट्रोलियम में हमारे पास ब्लैक जो गोल्ड होता है, ब्लैक गोल्ड जिसे हम पेट्रोलियम कहते हैं, उसको हम कई तरीके से इस्तेमाल में लेते हैं। जैसे उससे बेटा वैसलीन्स बनाई जाती है, उससे पेट्रोल और डीजल निकाले जाते हैं, केरोसिन का तेल निकाला जाता है, इंजन के ऑयल बनाए जाते हैं। अब कहीं ना कहीं ये सारी चीजें बनता है कोयला और पेट्रोलियम से ही। अब कोयला एंड पेट्रोलियम के बारे में पढ़ना तो बहुत जरूरी है जब हम इतना इस्तेमाल करते हैं। आप गाड़ी चलाते हो या गाड़ी में बैठते हो, दोनों ही स्थिति में आप गाड़ी का प्रयोग कर रहे हो, और बेचारी गाड़ी तभी चलती है जब उसके अंदर ईंधन हो, पेट्रोल हो या डीजल हो या फिर सीएनजी हो या फिर इलेक्ट्रिसिटी हो। अब कहोगे सर इलेक्ट्रिसिटी में कोयला और पेट्रोलियम का क्या लेना देना है? हमारे भारत के अंदर कोयला इतना ज्यादा था बेटा कि पहले हम 80% इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कोयले को जलाकर स्टीम इंजन से ही बनाते थे। पर धीरे धीरे कोयला कम हो गया, तो कहीं ना कहीं हमारे द्वारा इस्तेमाल होने वाला जो ये विद्युत है वो दूसरी चीजों से बनाया जाने लगा है। अब कैसे बन रहा है इसको अलग वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो कहता है क्या कि कोयला जो है या पेट्रोलियम है हमारी मूलभूत आवश्यकता है। कहता है हम अपने जीवन में सॉरी जीवन बोल दिया, अपने जीवन में हम दिनचर्या में बेटा बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। कुछ चीजें प्राकृतिक होती हैं, प्रकृति से मिलती है, जैसे कोयला और पेट्रोलियम। मैं और आप इसे बना नहीं सकते, इसको बनने में बेटा लाखों करोड़ों साल लगते हैं। तब तक मैं और आप टिके नहीं रहेंगे यहाँ पर। तो पेट्रोलियम एंड कोयला को बनने में लाखों साल लगते हैं। तो उन लाखों सालों की मेहनत के बाद ये बनता है। अब मैं और आप इसे लैब में बना ही नहीं सकते। तो ऐसे ऊर्जा के स्रोत बेटा जो कि खत्म हो जाते हैं, ठीक है, जो कि खत्म हो जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं अनवीनीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। अनवीनीकरणीय याद रखना, वैसे तो आएगा भी आगे।
और जो नहीं खत्म होते उन्हें हम कहते हैं नवीनीकरणीय या दोबारा जो आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल वायु, जल, मृदा, खनिज, ये सब ऐसे पदार्थ हैं जो प्राकृतिक तौर पर मिलते हैं हमें। वहीं पर कुछ चीजें हमने बनाई हैं, जैसे कि हमने क्या बनाया, प्लास्टिक बनाया, हालांकि वो ईंधन नहीं है पर बनाया हमने ही है। प्लास्टिक बनाया हमने हमने कह सकते हो बहुत सारी चीजें ऐसी बनाई है जो कि प्राकृतिक चीजों से मिलकर ही बनी है, लेकिन हमने बनाई है, तो वो सब मानव निर्मित में आ जाएंगे। जैसे टेबल है, कुर्सी है, मेज है, बोर्ड है, मोबाइल है, ये सब मानव निर्मित में आएंगे। आगे आ जाइए बेटा। अब कहता है जब हम क्रियाएं करते हैं तो प्राकृतिक संसाधनों को कहीं ना कहीं क्षति पहुंचती है, और क्षति पहुंचने पर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो अपने आप को दोबारा संतुलित कर लेती हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो संतुलित नहीं कर पाती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं अक्षय प्राकृतिक संसाधन के बारे में, अक्षय अक्षय उसे कहा जाता है जो अमर होता है बेटा, जो कभी खत्म ही ना हो, अक्षय। ठीक है, क्षय मतलब खत्म हो जाना, अक्षय मतलब खत्म ना होना। जो चीजें कभी खत्म नहीं होगी वो अक्षय प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश, वायु, मृदा, ये सब क्या है, अक्षय है, कभी खत्म नहीं होंगे। समाप्त होने वाले प्राकृतिक चीजें कौन कौन सी है जिनका हम प्रयोग करें लेकिन खत्म हो जाए, जैसे वन। वन एक प्राकृतिक संसाधन है और प्राकृतिक तौर से हमें मिलता है, लेकिन ये खत्म हो जाते हैं। वन्य जीव ये भी खत्म हो जाते हैं। खनिज, कोयला, उसके बाद पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब ऐसे हैं बेटा जो समय के साथ साथ खत्म हो जाते हैं। तो इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन, यानी जो खत्म हो जाते हैं टाइम के साथ साथ। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ ऐसे वस्तुओं की उपभोग के बारे में जिन्हें हम पेट्रोलियम और कोयले के तौर पर जानते हैं। तो कहता है क्या कि अगर हम ऐसी चीजों का इस्तेमाल करें जो चीजें प्राकृतिक तौर पर कम है, तो कहीं ना कहीं ऐसा जरूर होगा कि अभी तो वो है, लेकिन शायद अगली पीढ़ी या फिर उससे अगली पीढ़ी तक जाते जाते वो चीजें खत्म हो जाए। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है बेटा कि 2025 तक जाते जाते प्राकृतिक संसाधन के तौर पर पेट्रोलियम हमारे पास सिर्फ 10% ही बच जाएगा, और शायद वो भी ना बचे। इसलिए क्योंकि मानव जीवन बहुत तेजी से वृद्धि और विकास करता है, और हमारी वृद्धि और विकास के दर के चक्कर में प्राकृतिक विकास कहीं ना कहीं पीछे छूट जाती है, जिसकी वजह से प्राकृतिक संसाधन के तौर पर मिलने वाली सारी चीजें धीरे धीरे समय के साथ साथ खत्म होती जा रही है। इसीलिए बेटा अगर हमें कुछ अगले पीढ़ी को देना है तो इन सब का प्रयोग सही तरीके से, लिमिटेड तरीके से करना होगा। साथ ही बेटा कुछ ऐसे रिसोर्सेज, ऐसे स्रोतों को ढूंढना होगा जो प्राकृतिक तौर पर बार बार प्रयोग में आ सके। जैसे आपने देखा होगा सोलर ऊर्जा से चलने वाले आजकल इन्वर्टर्स बन रहे हैं, सोलर ऊर्जा से चलने वाली गाड़ियां बनने वाली हैं, सोलर ऊर्जा से चलने वाले आप लोगों के विद्युत उपकरण बन रहे हैं, लाइट वगैरह भी आजकल सोलर ऊर्जा से चलने वाले मिल जाते हैं। बहुत सारे ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से आप ऐसी लाइटें मंगा सकते हो जो कि सोलर ऊर्जा से चलते हैं। एक बार मंगा लो, खरीद लो और बस उसको सालों साल इस्तेमाल करो बिना पैसे दिए, कुछ भी लगातार चलते रहेंगे, प्रयोग होते रहेंगे। चलिए जो है वो तो है, वो बाद की बात है। अब हम जो है नहीं या जो खत्म हो जाएगा उसके बारे में बात करते हैं। कोयला। कोयला एक ऐसा प्राकृतिक संसाधन है बेटा जिसको बनने में लाखों साल लगते हैं। सर ये बनता कैसे है? मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं बेटा, कोयला को बनने का प्रोसेस जो होता है वो इतना आसान नहीं है जितना मैं और आप बोल देते हो भाई कोयला बन गया आसान है, इस्तेमाल करना, 60 रुपए किलो, 50 रुपए किलो, 30 रुपए किलो मिल जाता है। एक समय ऐसा था बेटा जब मैंने खुद ने देखा हुआ है, शायद अपने मम्मी पापा से आप पूछना तो देखे होंगे, कोयले का रेट सिर्फ और सिर्फ 3 रुपए किलो हुआ करता था। वो भी मार्केट रेट की बात कर रहा हूं, थोक विक्रेता की बात नहीं कर रहा मैं। जो गवर्नमेंट देती थी वो 1.5 रुपए किलो हुआ करता था कोयले का रेट, आज से लगभग 25 साल पहले। ठीक है, आजकल वो कोयले का रेट कई गुना ज्यादा बढ़ गया है। आजकल वो कोयला जो कभी मतलब 1.5 रुपए किलो हुआ करता था वो आजकल 50, 60, 70 रुपए किलो मिल रहा है। सवाल उठता है ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि चीजें कम होती जा रही है। अब कोयला बनता कैसे है? तो कहता है क्या लगभग कोयले को बनने में, जैसे ये कोयला दिख रहा है आपको, ऐसा कोई पदार्थ आपने अपने जीवन में जरूर देखा होगा। नहीं देखा है तो आपके आसपास में गली में कोई प्रेस करने वाला बंदा होगा, उसके पास जाना, वो कोयले से अगर प्रेस करता है, कोयले को जलाकर प्रेस के अंदर डालकर, होता है ना कुछ प्रेस, अगर उससे वो बंदा प्रेस करता है तो उसके पास ये ऐसा पदार्थ जरूर होगा।
इसको गौर से निरीक्षण करना, आपको लकड़ी की भांति ही दिखाई देगा, पर ये होगा जला हुआ लकड़ी जैसा। यानी अब ये बना कैसे, उसके बारे में बात करते हैं। तो कहता है लगभग 300 मिलियन साल पहले की बात है, यानी लाखों साल पहले की बात है। हमारी पृथ्वी लाखों साल पहले बनी थी, और जहां पर आप कह सकते हो जीव जंतु होते थे। वो जीव जंतु जो पानी में रहने वाले थे बेटा, जब वो मर गए और पानी के धरातल में चिपक कर रह गए, कई सालों तक फिर बारिश होती रही और वो फिर पानी पूरा भर गया, जीव जंतु पैदा होते गए बहुत सारे, और फिर अचानक से बहुत बड़ी आपदा आई और सारा पानी सूखने लग गया। जब वो पानी सूखा तो वहां पर मिट्टी की परत चढ़ती चली गई। मिट्टी की परत चढ़ने की वजह से क्या हुआ, वो सभी जीव जंतु मिट्टी में दब गए, समुद्र के तलों में दब गए। उसके बाद समुद्र की तलों में दबने से उसके ऊपर और मिट्टी की परत चढ़ती चली गई और दाब पड़ा, जिसकी वजह से बेटा तापमान बढ़ता चला गया। अब आपको ये तो पता है, किसी का भी तापमान बढ़ाओगे तो वो चीजें जल ही जाएंगी, तो कहीं ना कहीं ऐसे ही वो जल गया। इस चीज का अनुभव आप ऐसे ले सकते हो कि मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल जिस काले तेल से निकलता है, वो काला तेल काला ही क्यों होता है। आप इस चीज का अंदाजा ऐसे ले सकते हो, जैसे कभी आपकी मम्मा खाना बनाती है, खाना बनाते वक्त आपके घर में अगर चिमनी लगा हुआ है बेटा, तो 1 महीने बाद चिमनी के फिल्टर को आप देखो, आपके चिमनी का फिल्टर बिल्कुल चिपचिपा काला एकदम ऐसा पदार्थ निकलेगा उसमें। ऐसे ही कच्चा तेल भी निकलता है, जो कि समुद्र के धरातल के अंदर मिट्टी के परतों के जमने की वजह से जलता चला गया, दबाव की वजह से कहीं ना कहीं वो चीजें गल गई, जल गई और तेल मिला, यानी जीव जंतुओं से मिला हमें तेल। वहीं पर बेटा अगर पेड़ पौधे थे, बड़े बड़े पेड़ थे, वो दब गए, दबने की वजह से बेटा मिट्टी की परत चढ़ती चली गई और वो जलते चले गए दबाव से और तापमान से बेटा, जल गए, दब गए और बना फिर कोयला। यही सारी बातें यहां लिखी हुई है बेटा। अब जो ये कोयला बनने का प्रक्रम था बेटा, इसको एक और नाम से जाना गया, जिसे कहते हैं हम बेटा कार्बनीकरण। ये परिभाषा अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले कह दूं, इस परिभाषा की अगर हम बात करें, ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस परिभाषा को याद कर लेना, लिख लेना। कार्बनीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कह सकते हो कोयला और पेट्रोल का निर्माण होता है। ठीक है, अब आता है जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं। ऐसे ईंधन बेटा जो हमें जीवों के अंश से मिलते हैं, उसे हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं। कोयला भी जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोल भी बेटा जीवाश्म ईंधन है। अब कहोगे सर आप कैसे कह सकते हो कोयला और पेट्रोल जो है वो जीवाश्म ईंधन है? जीवों से ही तो प्राप्त है। अगर मैं कोयले की बात करूं तो कोयला किससे प्राप्त होता है? पेड़ पौधों से, पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। वहीं पर पेट्रोलियम किससे प्राप्त होता है बेटा? छोटे छोटे जीव जंतुओं के मरने, गलने, सड़ने से। तो वही होता है हमारा जीवाश्म ईंधन। अब कोयले की अगर हम बात करें तो कोयले के भी बहुत सारे प्रकारों में आता है। तो उद्योगों में कोयले के प्रक्रम द्वारा उपयोगी उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं, जो कोयले से ही प्राप्त किए जाते हैं। वो है आपका बेटा कोक, कोल तार और कोयला गैस। इन सब का इस्तेमाल फिर अलग अलग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कोक की बात करते हैं। कोक कठोर होता है, संरद्ध होता है, काला पदार्थ होता है और कार्बन का लगभग शुद्ध रूप होता है। अगर आपसे उदाहरण के तौर पर पूछ लिया जाए या फिर 4 ऑप्शंस दिए जाएं और पूछा जाए कि कोयले का सबसे शुद्ध रूप क्या है, क्या बताओगे आप? कोक बताओगे। उसके बाद आप बात करोगे बेटा कोलतार की। कोलतार बहुत ही अजीब सी गंध वाला होता है। आपने देखा होगा सड़कों का निर्माण जब होता है तो कोलतार को पिघलाकर सड़कें बनाई जाती है, उसमें से बहुत बुरी बदबू आती है। तो ये अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव्य होता है, जो ठंड की वजह से जम जाता है और थोड़ा तापमान देते हैं तो पिघल जाता है। इसके अंदर लगभग 200 से अधिक पदार्थों का मिश्रण होता है, जो हमारे लिए बहुत कारगर होता है। आजकल आप लोगों ने देखा होगा बेटा फेस वॉश आ रहे हैं एक्टिवेटेड चारकोल नाम से। एक्टिवेटेड चारकोल फेस वॉश का क्या मतलब है कि उसके अंदर कोलतार है, और वो कोलतार क्या काम करता है बेटा? डर्ट और डस्ट को खींचकर बाहर निकालता है। अब आपके दिमाग में शायद ये सवाल आ रहा होगा कि सर क्या यह बात सच है कि जो एक्टिवेटेड चारकोल होता है वो हमारे लिए हेल्पफुल होता है? तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो इस सवाल को। वैसे मुझे पता है दिमाग में आ रहा होगा, मैं बता दूं, बिल्कुल हाँ सच बच्चों, क्योंकि एक्टिवेटेड चारकोल जो होता है उसके अंदर बेटा ये सारे पदार्थ पाए जाते हैं, 200 से अधिक पदार्थ, जिनका प्रयोग हम कर सकते हैं संश्लेषित रंग बनाने के लिए, औषधि बनाने के लिए, विस्फोटक बनाने के लिए, सुगंध वाली चीजें बनाने के लिए, प्लास्टिक बनाने के लिए, पेंट बनाने के लिए, फोटोग्राफिक सामग्री, छत का निर्माण, इन सभी जगहों पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही बेटा ये भी कह रहा है, रोचक तथ्य है कि मॉथ यानी जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं,
या अन्य कीटों को भगाने के लिए भी नेफ्थलीन बॉल की गोलियां भी कोल तार से प्राप्त की जाती है। यानी कहने का मतलब कोल तार बहुत ज्यादा उपयोगी है। आजकल पक्की सड़कों के निर्माण के लिए भी कोल तार के स्थान पर पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमिन का प्रयोग किया जाता है। ये जो बॉक्स में आने वाले सवाल होते हैं ना, ये बॉक्स वाले बेटा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ये बॉक्स वाले, इनके बारे में ध्यान दिया करो क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। और ये अगर आपने नहीं किया ना तो समझ लो फिर गड़बड़ है। तो इसीलिए ये सब बहुत ज्यादा जरूरी है, यहाँ से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, प्रश्न बनते हैं बेटा यहाँ से। तो ये बातें बेटा ध्यान रखनी है क्योंकि ये परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों में से एक है कि आजकल जो हम सड़कों का निर्माण करते हैं उसमें हम कोल तार की जगह बिटुमिन का प्रयोग क्यों करते हैं वो भी बता दूं मैं आपको। कोल तार जो होता है बेटा ये बहुत ही सॉफ्ट होता है और ज्यादा तापमान पर बेटा पिघल जाता है। सड़कों पर आजकल गर्मी ज्यादा होने लगी है और गर्मी के ज्यादा होने की वजह से बेटा कोल तार पिघल जाते हैं, सड़कें जल्दी क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, इसीलिए हम कोल तार की जगह पर आजकल बिटुमिन का प्रयोग करते हैं। देखो लिखा है ना, आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में कोल तार के स्थान पर पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमिन का प्रयोग किया जाता है। हालांकि ये भी पेट्रोलियम का ही उत्पाद है लेकिन ये कोल तार से ज्यादा अच्छा होता है, ये ज्यादा तापमान तक झेल सकता है। ठीक है, उसके बाद कोयला गैस की बात करते हैं। कोयले गैस के प्रक्रम द्वारा यानी कोयले के प्रक्रमण यानी विधि है बेटा। ठीक है, कोयले के प्रक्रमण की बात कर रहे हैं तो प्रक्रमण क्या है, एक विधि है। यहाँ पर देखो, कोयले के प्रक्रमण द्वारा कोक बनाते समय कोल गैस प्राप्त होती है, यानी इसको बनाया नहीं जाता, ये एक बाई प्रोडक्ट होता है, समझ रहे हो। यानी कि जो प्रोडक्ट बना नहीं रहे हम, अपने आप बन रहा है, तो ये एक बाई प्रोडक्ट होता है, ये याद रखना। यह कोयला प्रक्रमण संयंत्रों के निकट स्थापित बहुत से उद्योगों से ईंधन के रूप में उपयोग की जाती है। लंदन में 1810 के अंतर्गत कह सकते हो, न्यूयॉर्क में 1820 के आसपास में कोयला गैस का उपयोग पहली बार कह सकते हो सड़कों पर रोशनी के लिए किया गया था। आजकल इसका उपयोग रोशनी के बजाय ऊष्मा के स्रोत के रूप में किया जाता है, यानी इसको हम जलाकर ऊष्मा प्राप्त करते हैं। तो ये चीज याद रखनी बेटा, बहुत ज्यादा जरूरी है ये। उसके बाद हम पेट्रोलियम की बात करते हैं। पेट्रोलियम की अगर हम बात करें तो इसको तोड़कर अगर हम पढ़े तो कहता है कि जी पेट्रोलियम शब्द पेट्रो प्लस में ओलियम से बना हुआ है, यानी चट्टान और तेल, यानी चट्टान के अंदर पाए जाने वाला तेल। पहले क्या होता था ना कि जीव जंतु होते थे और वो जीव जंतु मर गए और एक जगह पर इकट्ठे थे, वो सारे साथ में रहते थे, तो मरने की वजह से वो फिर मिट्टी के नीचे दब गए, दबने से वो गल गए और सड़ गए, और गलने सड़ने से बेटा बना पेट्रोल। क्या बना? पेट्रोल। तो वही है कि आप जानते हैं पेट्रोलियम कैसे बनता है। हाँ जी, वही बात है जो मैंने अभी बताई है, सेम वही है, एज इट इज है। देख लो यहाँ पर, ये देखो, वायु की अनुपस्थिति से वो दबते चले गए, सड़ते गए, गलते गए और बन गए। फिर उसके बाद कहता है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडारों को दर्शाता है ये स्थान। देखो कैसे बनता है, इस चित्र को अगर आप देख लें बेटा तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये कहता है कि आप अगर इसे गौर से देखें तो सबसे नीचे आपके पास है तेलाशय चट्टान, यानी जिन चट्टानों के नीचे तेल पाया जाता है ना। अब तेल और पानी एक साथ पाए जाते हैं, तेल और पानी बेटा एक साथ पाए जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जी आपने गड्ढा खोदा और गड्ढा खोदकर आपने क्या किया, आपने जल निकालने की कोशिश की, पर पता लगा यार जहां पर आप पानी के लिए खुदाई कर रहे थे ना वहां पर तो तेल निकल गया। पहले तेल होता है फिर पानी होता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये हो गया, पहले तेल निकलेगा और फिर बेटा क्या निकलेगा, पानी निकलेगा। ये ध्यान रखना, तेल के ऊपर पानी होगा या पानी के ऊपर तेल। तो सवाल ये उठता है बेटा, हमेशा ये याद रखना, पानी के ऊपर तेल होगा। सवाल उठता है ऐसा क्यों? क्योंकि तेल बेटा हल्का होता है पानी से, तो ये ऊपर तैरेगा, और तेल से भी हल्की होती है गैस, तो ये ऊपर मिलेगी। इस हिसाब से पाइप डाले जाते हैं जिससे कि ऊपर से गैस को निकाला जा सके, फिर तेल को निकाला जा सके, और फिर आप पानी को निकाल सके। तो इस तरीके से हमारे पास ये तेल का निष्कासन किया जाता है, निकाला जाता है। ऐसे बड़े बड़े संयंत्र लगे होते हैं जिनसे तेलों को फिर साफ किया जाता है, और तेलों को साफ करते वक्त जो प्रक्रिया पूरी की जाती है उसको कहते हैं परिष्करण। यानी परिष्करण मतलब एक ऐसी विधि जिसके द्वारा तेलों के अंदर पाए जाने वाले अलग अलग पदार्थों को पृथक किया जाता है, अलग किया जाता है। यह पेट्रोलियम परिष्करण जो दिख रहा है आपको वो है बेटा। अब पेट्रोलियम के संघटक क्या क्या है, पेट्रोलियम में क्या क्या पाया जाता है, पेट्रोलियम के लिए टेबल बहुत ज्यादा जरूरी है, यहां से प्रश्न बनते हैं।
पेट्रोलियम में बेटा द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी पाया जाता है, पेट्रोल पाया जाता है, मिट्टी का तेल पाया जाता है, डीजल पाया जाता है और बेटा स्नेहक तेल पाए जाते हैं, पैराफिन, बिटुमिन, ये सब पाए जाते हैं और इनका उपयोग यहाँ दिया गया है। आपकी बुक के अंदर जितनी भी चीजें हैं उससे बाहर आपके पेपर में कुछ भी नहीं पूछा जाता है, बार बार बोल रहा हूं, तो इनको ध्यान से देख लेना। सीएनजी की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है बेटा। उसके बाद पेट्रोलियम से जो है वो क्या बनता है, तो कहते हैं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस अनेक उपयोगी पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं, इन्हें हम पेट्रो रसायन कहते हैं, यानी पेट्रोकेमिकल्स, रसायन मतलब केमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं। इनका उपयोग अपमार्जक यानी कि जो आप कह सकते हो पॉलिस्टर, अपमार्जक मतलब कह सकते हो काइंड ऑफ कपड़े धोने वाले साबुन, सर्फ इत्यादि, पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक, पॉलीथीन या अन्य मानव निर्मित प्लास्टिक आदि के उपयोगों में भी किया जाता है। प्राकृतिक गैस से प्राप्त हाइड्रोजन गैस का उपयोग उर्वरक बनाने हेतु भी किया जाता है। अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि प्राकृतिक सब्सटेंस जो है, जो पदार्थ पाए जाते हैं उनके क्या क्या उपयोग हैं। उसके बाद आता है प्राकृतिक गैस, इसको हम सीएनजी के फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि बेटा ये अपने आप में एक शुद्ध ईंधन है और इससे गाड़ियां जब चलती हैं तो बहुत कम प्रदूषण होता है और ये अभी फिलहाल सस्ती भी है, लेकिन उतनी भी सस्ती अब ये नहीं रही जितनी पहले हुआ करती थी। पहले बेटा सीएनजी बहुत सस्ती थी, आजकल सीएनजी के रेट भी बढ़ गए हैं क्योंकि पहले सीएनजी की गाड़ियां कम चलती थी मार्केट में और सीएनजी का उत्पादन ज्यादा था। आजकल सीएनजी की गाड़ियां ज्यादा हो गई है और उत्पादन जो है वो तो उतना ही है, इसीलिए बेटा कहीं ना कहीं इनके रेट में बढ़ोतरी हुई है। सीएनजी का की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस या फिर बेटा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इंग्लिश में अगर हम कहें तो ये होता है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है क्या कि गुजरात में पाइपलाइन है, जो पाइपलाइन से पेट्रोलियम भेजा जाता है, दिल्ली में भी है। वैसे तो आप देखो तो आपके एलपीजी के सिलेंडर्स के भी आजकल पाइपलाइन बिछाए जा रहे हैं बेटा, और दिल्ली में काफी हद तक ये काम पूरा हो चुका है। गुड़गांव जैसे शहर में भी ये काम चल रहा है, शायद आपके इलाके में भी चल रहा हो अगर आप शहर में रह रहे हो तो। ग्रामीण इलाकों में जाने में अभी टाइम लगेगा, कम से कम 15-20 साल लगेगा इसे, लेकिन फिलहाल आप देखो तो सिलेंडर्स पहुंचने लग गए हैं। एलपीजी के जो सिलेंडर्स होते हैं उनमें भी यही गैस भरी होती है जिसे आप खाना बनाते हैं बेटा, उस गैस के अंदर भी अगर आप देखें तो बिटुमिन गैस होती है। ठीक है, सॉरी बिटुमिन कह रहा हूं, क्या नाम है, ब्यूटेन, ब्यूटेन गैस होती है। प्रयोगशाला के बारे में बताया गया है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाकी अगर आप बात करें कुछ प्राकृतिक संसाधन सीमित हैं, तो बोलता है कि भैया हाँ कुछ प्राकृतिक संसाधन सीमित है जिनका प्रयोग हमें जो है सही तरीके से करना चाहिए, और पीसीआर के थ्रू कुछ नियम दिए गए हैं। ये नियम बेटा बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। पीसीआर ने कहा क्या, पीसीआर की फुल फॉर्म भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान, पीसीआर की फुल फॉर्म यहां से यहां तक है, पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान लोगों को सलाह देती है कि गाड़ी चलाते समय जिस प्रकार आपको फॉलो करना है ये, तो जी जहां तक संभव हो सके गाड़ी समान रफ्तार से चलाएं, तेज और स्लो ना करें, इससे इंजन का भी नुकसान होता है और ईंधन का भी नुकसान होता है। प्लस में बेटा यातायात के लाइटों का पालन करें, ठीक है, और साथ ही अगर वो रेड लाइट होती है और आपको लगता है कि 30 सेकंड से ज्यादा की रेड लाइट है, 1.5-2 मिनट की रेड लाइट है, तो आपको इंजन बंद कर देना चाहिए। टायरों का जो दबाव होता है, एयर प्रेशर होता है बेटा, वो संतुलित हो, क्योंकि टायरों के ऊपर अगर एयर प्रेशर कम हो जाएगा तो बेटा इंजन को लोड लेकर चलना पड़ेगा, जिससे बहुत सारा ईंधन का नुकसान होगा। गाड़ी की नियमित रख रखाव करें, मेंटेनेंस करें, जरूरत महसूस हो तो साफ सफाई करते रहें, और बेटा तेल और फिल्टर बदलते रहें क्योंकि इससे ज्यादा ईंधन का नुकसान होता है। अब यहां देखो जो कुछ भी हमने पढ़ा है वो यही है स्क्रीन के ऊपर। लगभग 20 मिनट के अंदर आपका पार्ट मैंने रिवाइज करा दिया है मोटा मोटा। देखो बहुत डिटेल में तो नहीं समझाया, वो मुझे पता है, मैंने ऊपर ऊपर समझाया है, पर एक थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा आपको कि इस पार्ट में है क्या। थोड़ी सी भी अगर आपकी हेल्प हुई है बेटा तो प्लीज आपको पता ही है क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब करो या ना करो आपके ऊपर है, पर अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, नहीं आई है तो डिसलाइक करो, लेकिन बता कर जाओ कि क्यों डिसलाइक किया। हर वीडियो में यही बोलता हूँ। चलिए चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर बेटा हम आगे के चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन आंसर्स की अगर आपको डिमांड है बेटा तो मुझे बता देना, वैसे तो अपने चैनल पर पहले से अपलोडेड है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय। अरे जाओ भी अब।